नमस्कार, मैं रवि कुमार भारद्वाज। इस राय जोड़े से क्लास और अल्टीमेट स्टडी जोन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आप ही लोग पर एक लाइन फैज साहब ने बोले थे, कलम तो उठा कर तो देख, कलम तो उठा कर तो देख, जंग का मंजर ही बदल जाएगा। चलिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं संविधान संशोधन के बारे में। तो देखिए, संविधान संशोधन खास करके जो लॉ के स्टूडेंट हैं, विद्वान तो हैं ही, बैक बेंचर वगैरह सोचते हैं कि 2-3 बार 4 बार रिवीजन करने के बाद मैं पढ़ूं। तो क्या है कि एग्जाम के टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह संविधान संशोधन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आता है, खास करके एग्जाम वगैरह पे देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन तो मेन क्या है? संविधान संशोधन का प्रमुख संशोधन, मेन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सब शक्ति किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, संसद के पास होता है। अब इस जो बिल है संविधान संशोधन से संबंधित, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 368 के अंतर्गत। अब इसमें सदन के कौन सा सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में ये बिल पास हो सकता है? विशेष बहुमत के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों, यानी क्या है, लोकसभा में या राज्यसभा में ये पास वगैरह किया जा सकता है। साधारण बहुमत से नहीं होता है, विशेष बहुमत से किया जाता है। चलिए हम लोग क्या है कि फर्स्ट के बारे में बात वगैरह करते हैं, यानी प्रथम अमेंडमेंट के बारे में। यानी ये हुआ था 1951 एंड 1951 में। यहां से प्रश्न आने का संभावना वगैरह होता। अब इससे प्रश्न वगैरह आता है कि किस अनुसूची से संबंधित है, किस शेड्यूल से संबंधित है। तो ये 9 शेड्यूल से। 9 शेड्यूल क्या कहता है? इसके अलावा क्या है कि छोटे छोटे मैं शेड्यूल के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगा और पार्ट के बारे में रिवीजन करवाऊंगा, और कनेक्टिविटी के रहेगा यानी आर्टिकल से, यानी अनुच्छेद से। अब यहां से क्या है कि 9 शेड्यूल के बारे में, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया इससे भूमि सुधार से संबंधित, यानी रिलेटेड फ्रॉम द लैंड फॉर्म। इसी में क्या है कि एग्रीकल्चर, भूमि सुधार से संबंधित, यहां से फिर प्रश्न वगैरह आता है कि कृषि संबंधित या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कौन सा अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा शेड्यूल है। 9 शेड्यूल के बारे में बात हो रहा होगा। अब इसमें क्या है, 2 नए आर्टिकल्स को जोड़ दिया गया है, 31A यानी कैपिटल A और 31B। अब देखिए क्या है कि 2 चीज के बारे में जानना जरूरी होता है कि स्मॉल a और कैपिटल A के बारे में। तो देखिए यहां पर तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल A में और स्मॉल a में क्या अंतर है। तो कैपिटल A जो होता है, कैपिटल A, इसमें संशोधन किया जाता है, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो यहां से समझ सकते हैं जहां पर भी कैपिटल A रहेगा तो यानी उसमें संशोधन, और इसको बोलते हैं हम लोग मूल संविधान, यानी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बोला जाता है, मूल संविधान बोला जाता है। तो मूल संविधान यानी स्मॉल में रहेगा, और कैपिटल में रहेगा क्या, यानी कैपिटल में संशोधन, कोई भी संशोधन हो गया। वो मान लेते हैं कि 21A हो गया, राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार के बारे में। तो यहां से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पाठ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी 7 पार्ट अगर पढ़ेंगे तो 7 पार्ट में ये लिखा गया है कि इसको निरस्त कर दिया गया है। क्यों किया गया है पार्ट में बताएंगे। इसमें क्या है कि 7 अमेंडमेंट, संशोधन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। फजल अली आयोग रिकमेंडेशन, फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन से किया गया था। राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसमें क्या थे? तो प्रश्नों पर आता है कि राज्य के पुनर्गठन अधिनियम जब गठित किया गया था तो कितने राज्य थे और कितने यूटी थे, यानी यूनियन स्टेट वगैरह थे। 14 स्टेट और 6 यूटी वगैरह थे। अब यहां से हम बात वगैरह कर रहे हैं क्या कि पार्ट 7 के बारे में। तो पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया। क्यों किया गया था? यानी इससे पहले क्या है कि 1947 से पहले जो भी स्टेट वगैरह किया गया था उसमें भाग बी यानी ए के बारे में बात हो रहा है, यानी पार्ट 1 में क्या है कि राज्य और संघ सूची के बारे में, 29 स्टेट है और 8 यूटी के बारे में बात वगैरह करता है। अब इसको क्या है कि भाग बी में जितने थे, यानी प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, यानी रियासती जो थे उनको शामिल कर दिया गया था।
और जब बना यानी पुनर्गठन, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 वगैरह किया गया। अब उसको क्या है यानी 7 जो था पार्ट है उसमें मर्ज वगैरह कर दिया गया। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स वगैरह बात वगैरह करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पार्ट वगैरह पढ़ेंगे तो ठीक है, इससे संबंधित वगैरह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां अमेंडमेंट यानी कब किया गया था? 1963 वगैरह में किया गया था। यानी असम से एक छोटा सा राज्य सेपरेट हुआ था, यानी सेपरेशन हुआ था नागालैंड। तो यहां से प्रश्न उठता है, नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहला जो राज्य था वो था नागालैंड, 1963 वगैरह में किया गया था। भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच में एक करार किया गया और इस प्रोविजन, इस उपबंध को क्या है 1963 में क्या है एक राज्य के लिए किया गया था। कौन सा? नागालैंड। अब इसमें क्या है कि यहां से प्रश्न उभर आ सकता है कि जो 13वां अमेंडमेंट किया गया था इसमें कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद को ऐड किया गया? ऐड किया गया 371 ए। देखिए ए कैपिटल है ना, इसको संशोधन किया गया यानी इसको अमेंडमेंट किया गया। कैपिटल जो भी रहेगा कैपिटल ए बी तो उसको संशोधन वगैरह किया जाएगा। मूल संविधान में वगैरह में ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है हम लोग क्या बात करते हैं? इसके अलावा हम लोग 14 के बारे में बात करते हैं, 14 अमेंडमेंट के बारे में। तो शॉर्ट में याद रखिएगा 14 अमेंडमेंट फ्रांस और इंडिया के बीच में एक समझौता वगैरह किया गया, क्योंकि फ्रांस का अधिकृत क्षेत्र था पौंडीचेरी, कारिकल और माहे, इस पर अधिकार था फ्रांस का अधिकार था। ठीक है, ये क्या है कि 1962 में क्या है कि भारत सरकार बोला कि कब तक आप शासन करोगे पौंडीचेरी, कहा कारिकल और माहे में, अब तो मुझे सौंप दो। तो यहां पर 1962 में क्या है कि दोनों के बीच में तो पौंडीचेरी, कारिकल और माहे ये तीनों चीज को छोड़कर यानी चला जाता है, यानी फ्रांस वगैरह चला जाता है। तो याद रखिएगा 14 उससे इससे संबंधित हो रहा है। 15 क्या है? 15 संबंधित है हाई कोर्ट के जज के बारे में बात हो रहा है। हाई कोर्ट के जज के बारे में क्या बात हो रहा है? कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो उम्र था यानी 60 वर्ष था, इसे बढ़ाकर 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 2 इयर्स और बढ़ा दिया गया, यानी 62 वगैरह कर दिया गया। ये 62 वगैरह कर दिया गया। और यह भी कहा गया हाई कोर्ट के जज के कि आप अगर रिटायरमेंट करेंगे, अगर रिटायर्ड कर रहे हैं तो जिस हाई कोर्ट में आप कार्यरत थे उसमें कार्यवाहक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, कार्यवाहक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है 15 के बारे में बात वगैरह किया जाए। तो अगर आए तो कब? तो 1963 में किया गया। अब ये क्या है कि एक और आता है क्या 18 अमेंडमेंट के बारे में। तो 18 अमेंडमेंट क्या कर रहा है? 18 अमेंडमेंट राज्य के पुनः परिभाषित किया जा रहा है, पुनः परिभाषित किया जा रहा है ना। और खास करके क्या है, खास करके पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। यह बात है क्या है 1966 में राज्य के पुनः परिभाषित वगैरह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह शक्ति किसके पास रहेगा, यानी पार्लियामेंट के पास रहेगा। ये शक्ति पार्लियामेंट यानी संसद के पास वगैरह रहेगा। और मुख्य जो मेन उद्देश्य वगैरह था, मेन उद्देश्य था कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से ही अलग वगैरह हुआ है हिमाचल प्रदेश। लास्ट में क्या है 1971 में ये राज्य बना हुआ था। अब दोनों का शक्ति यानी राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यानी जो भी शक्ति होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा, जो भी शक्ति होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। ये हो रहा है यानी 18 के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं हाँ यानी 21 अमेंडमेंट संशोधन के बारे में ये किया गया। लैंग्वेज से बारे में बात हो रहा है, यानी 8 शेड्यूल क्या कहता है, 8 शेड्यूल यानी 22 लैंग्वेज के बारे में बात होता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो 8वां अनुसूची है 22 भाषाओं के बारे में बात हो रहा है। इसमें सबसे पहले क्या है कि 21 अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट में क्या है कि 1967 में किया गया और 15वां जो लैंग्वेज था वो सिंधी था। तो यहां से प्रश्न आ जाएगा 21वां संशोधन किससे संबंधित है, तो लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित हो रहा है।
और कौन सा, तो 15वां लैंग्वेज कौन सा हुआ ऐड, सिंधी वगैरह होता है। ठीक है, 22वां इंपॉर्टेंट है, यानी 22वां का अमेंडमेंट संशोधन हुआ 1969 में किया गया। अब इसमें क्या किया गया, यानी 22वां संशोधन वगैरह करके क्या है कि मेघालय को यहां पर बात किए थे, कौन सा हम लोग क्या है 13वां बात वगैरह किए थे 1963 में नागालैंड के बारे में। तो जो भी होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो भी सेपरेशन वगैरह होगा स्टेट, वो क्या है असम से ही होगा। और यहां पर 22वां के बारे में 13वां के बारे में बात किए थे 1963, यानी नागालैंड सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मतलब ये अलग अलग हुआ था। और यहां पर 1969 में क्या है कि यह एक्ट असम स्टेट में क्या है कि एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक अ मेघालय के बारे में बात किया है। यानी असम से एक छोटा सा राज्य, यानी असम से जस्ट नीचे में है कौन, मेघालय, वहां यानी मेघालय का निर्माण किया जाएगा, हाँ, और लागू किया जाएगा। यहां पर है 36वां अमेंडमेंट क्या है, तो यहां पर 36वां अमेंडमेंट 1975 में किया गया था और सिक्किम के बारे में बात किया गया था 36वां। 53वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम के बारे में बात होता है। मिजोरम के यानी कहां पर, असम से अलग हुआ मिजोरम, 53वां, ठीक है ना। 36वां क्या है, यहां पर सिक्किम, यानी सिक्किम को भारतीय संघ यानी यूनियन, इंडियन यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में यानी रखा गया। सब तो यानी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ही किया गया था, यानी रखा गया है। यहाँ पर 36वां ये हो गया, 53वां हो गया, 13वां हो गया, यानी क्या हो गया 13 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, और 53 हो गया, और 36 हो गया। ये याद रखिएगा। एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है 42वां के बारे में। तो 42वां क्या कह रहा है, तो 42वां 1976 के बारे में 1976 में किया गया। सबसे पहले यहां पर यह होता है कि प्रस्तावना में प्रेलेम्बल वगैरह में कितने बार संशोधन किया गया, तो सिर्फ एक बार, यहां से प्रश्न वगैरह आते रहता है, सिर्फ एक बार यानी संशोधन वगैरह किया गया। अब इसमें क्या है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत यानी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी यानी पार्ट कौन सा है, यानी पार्ट के बारे में भी डिस्कस वगैरह करेंगे। यानी 4A है, यानी कैपिटल A, यानी संशोधन किया गया। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 51A यानी कैपिटल A है, इसमें भी संशोधन वगैरह किया गया। यहां से प्रश्न वगैरह आता है किसके रिकमेंडेशन से, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन वगैरह से। पहले 10 था, अब 11 हो गया। राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया, कौन सा अमेंडमेंट करके, यानी 86, अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग 86 अमेंडमेंट। अब ये क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 2002 में पास किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। ये भी फैक्टर हो रहा है। राइट टू एजुकेशन यानी 86 अमेंडमेंट के बारे में भी डिस्कस वगैरह करेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर शिक्षा को समवर्ती सूची में भी डाला गया। तो यहां से आएगा कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्या क्या किया गया, यानी तो एक तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात वगैरह किया गया। एक तो बात किया गया कि एजुकेशन को क्या है कि हम लोग 7 शेड्यूल वगैरह में क्या है कि 3 के भाग विषय के बारे में बात वगैरह कर, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट के बारे में, यानी संघ और राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात। तो ये पहले जो शिक्षा वगैरह था वो स्टेट में था, अब उसको क्या है कि इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। किस अमेंडमेंट के जरिए, 42वां अमेंडमेंट के जरिए। अब यहां पर क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाजवाद देख लीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र का अखंडता, यानी 3 है ना, इसको भी क्या है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यानी जोड़ा गया, यानी अमेंडमेंट किया गया। इसके अलावा क्या है कि डीपीएसपी के सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको अधिक व्यापक बनाने के लिए भी 42वां संविधान संशोधन वगैरह किया गया। इसके अलावा भी क्या है कि कानूनों की वैधानिक व्यवस्था यानी लॉ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड संबंधित प्रश्नों को निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारण किया गया, यानी कहां पर 42वां संविधान संशोधन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद यानी कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट वगैरह देखेंगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। यहां से फिर अब प्रश्न आता है 44वां यानी 44 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 2 साल के बाद 1978 में किया गया था। अब ये क्या है कि यहाँ पर हर कोई बच्चे लोग जो लॉ के स्टूडेंट वगैरह होंगे या संविधान बढ़िया से पढ़े होंगे, विद्वान होंगे, वही करेंगे। यहाँ पर क्या, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, पहले क्या था? फंडामेंटल राइट्स था, और इसे यानी क्या है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। इसको 300A में रख दिया गया। क्या कहा गया कि जैसे हम हैं, मेरा एक मित्र है, हम उस पर दावा करते हैं कि उसका जमीन है वो मेरा है, तो बोलेगा क्यों? तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मेरा मूल अधिकार है कि मेरा जमीन है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो क्या संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी में फंडामेंटल राइट्स को रूप में क्या हटाकर केवल इसको विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स बना दिया गया। भैया कानूनी अधिकार है, अगर है आपका है तो भाई उसको जाए न्यायालय में देखें कि हाँ किसके नाम पर है, तो ये कानूनी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स था और इसे क्या है हटाकर इसको लीगल राइट्स वगैरह कर दिया, कानून का अधिकार बनता है। और कौन सा अनुच्छेद यानी किसमें रखा गया? 300A में, यानी ये अमेंडमेंट किया गया। ए कैपिटल मतलब अमेंडमेंट वगैरह किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट 52 अमेंडमेंट के बारे में 1985 में किया गया, दल बदल कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो मान ले रहे हैं कि आप एमपी हैं या एमएलए हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा ना कि मैं बीजेपी के एमपी हूं या बीजेपी के एमएलए हूं, दूसरे कांग्रेस पार्टी में चल जाए। तो क्या है कि ऐसे करने पर सदन का सदस्यता अयोग्य हो जाएगा, आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। ये 52 अमेंडमेंट कह रहा है, ठीक है ना। अब इसका अनुसूची से कनेक्टिविटी तो जरूर होना चाहिए, इसका कनेक्टिविटी होना चाहिए। यानी क्या है कि इसको हम लोग क्या है कि 10वें अनुसूची में यानी 10 शेड्यूल में उसको जोड़ा गया, दल बदल कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 1985, और कौन सा हो गया 52 के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या, हाँ यही चीज बात हो रहा है कि इसके साथ यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सांसद सदस्य है या विधानसभा यानी एमएलए बन सकता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में क्या है तो दल बदल करता है या पार्टी द्वारा निकाल दिया जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने का आयोग करार दिया जाएगा। ये चीज बात वगैरह किया जा रहा है। जैसे आप एमपी हैं, आप बीजेपी में हैं, आप कांग्रेस में चले गए, तो पार्टी उसको निकाल दिया जाए, या सदन के यानी एमपी मतलब पार्लियामेंट के सदस्य नहीं रहेंगे, किसी भी सदस्य का। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ 56 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 56 इससे पहले हम लोग क्या 53 के बारे में क्या बात किए थे? मिजोरम के बारे में, कि मिजोरम एक नया यानी असम से हटकर यानी एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट वगैरह बनता है। 56 के बारे में, हाँ भैया इसके बारे में तो बात किए थे, यानी पुर्तगाली 498 में सबसे पहले भारत में आता है और सबसे बाद में 1961 में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार बोले कि चलिए गोवा को एक नया राज्य बनाया जाए, यानी 1987 में गोवा का कौन सा अमेंडमेंट से संबंधित है? तो 56 के बारे में। तो देखिए राज्यों के जो नए स्टेट वगैरह बनते हैं वो भी अमेंडमेंट से संबंधित है, यहां से भी प्रश्न वगैरह आते रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले था, इंडिपेंडेंस से पहले था कि जो भी बच्चे या बच्चियां 21 साल का है वही क्या है वोट देने का अधिकार उनके पास है, राइट टू वोट दे सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट के चलते 61 अमेंडमेंट के चलते अब हुआ ऐसा 1989 में कि अगर आप मिनिमम एज 18 वर्ष है तो आप वोट देने का अधिकार कर सकते हैं, यानी वोट देने का अधिकार। ये इलेक्शन कमीशन, आप निर्वाचन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया। और राइट टू वोट के बारे में बात किया गया, यहां से प्रश्न आता है कि मतदान देने का अधिकार यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 326 हो गया बीच वाला, राइट टू वोट।
तो यहां पर क्या है 1989 यानी राइट टू वोट, यानी पहले था 21 वर्ष, अब उसे 18 वर्ष कर दिया गया। यानी जो बच्चे इंडिपेंडेंस से पहले क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1989 से पहले क्या था कि 21 साल था, और इसी के दौरान 18 वर्ष में वो मतदान वगैरह कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा संविधान के आर्टिकल देखिए, यहीं पर राइट टू वोट के बारे में बात हो रहा है। 326 याद रख लीजिएगा, मतदान का संशोधन करके मताधिकार यानी राइट टू वोट की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वगैरह कर दिया गया। इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों वगैरह में वोट दे सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में वोट वगैरह दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का राजधानी कब बना था, 1912 में बना था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में वगैरह किया गया था। लेकिन राजधानी इंडिपेंडेंस के बाद भारत की राजधानी दिल्ली बना, और दिल्ली बना तो याद रखिएगा एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब इसके तहत क्या है, तो ये तो हो गया, यानी टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये अमेंडमेंट कर कहा गया कि यहां पर एक विधानसभा होना चाहिए और उसके साथ यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, मंत्री परिषद वगैरह होना चाहिए। तो यहां पर बात हो रहा है कि दिल्ली एक टेरिटरी बनते रहते हुए एक विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, और उसके साथ यानी उनका सहयोगी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होना चाहिए। और ये यहां से एग्जाम में वगैरह में आता है, याद रखिए आर्टिकल किससे संबंधित है, 39AA संशोधन करके एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें विधानसभा होना चाहिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह भी होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 69 के बारे में हो गया, 65 के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले बात की कर दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990 में किया गया, और ये क्या है, संबंधित है एससी और एसटी से संबंधित होकर है 69। देखिए एससी और एसटी से संबंधित यानी 79 और 95 भी आता है, लेकिन ये है रिजर्वेशन से संबंधित है। देखिए यहां पर क्या है, कहा गया है कि एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो ये कहा गया है कि उनके यानी शेड्यूलों में क्या है, नेशनल कमीशन की गठन की व्यवस्था की गई है। यानी याद रखिएगा इससे संबंधित एक आर्टिकल भी आता है, तो याद रखिएगा 338 किसके बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, और 338A किसके बारे में, एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो यहां से भी प्रश्न वगैरह आ जाता है, खास करके आप लोग एग्जाम देके, कोई भी एग्जाम दे, है ना, इससे संबंधित अनुच्छेद से संबंधित तो आता ही है। और ये बता देंगे इसके बाद जो आने वाला मेरा क्लास वगैरह होगा वो अनुच्छेद बताएंगे, 1 से लेकर 395 जो एग्जाम में आएगा 22 वर्षों में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह करेंगे। हाँ, तो यहां पर बात हो रहा है यानी 65 के बारे में क्या है, एससी और एसटी में एक क्या है कि नेशनल आयोग के बारे में गठन करने की व्यवस्था की बात वगैरह की गई है। यहां पर बात है संशोधन कर दिया, जिसमें क्या है कि शेड्यूल कास्ट जो कि देखिए 338 और शेड्यूल ट्राइब 338A के लिए नेशनल कमीशन के गठन की व्यवस्था करनी चाहिए। 65 के बारे में बात हो रहा है। देखिए इससे भी कनेक्टिविटी वगैरह है, यानी 79 और 95 के बारे में। तो ये कह रहा है क्या 79 के बारे में कि एससी और एसटी के सीट रिजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है, सीट रिजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है, आरक्षण के बारे में बात कर रहा है, किसमें, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में। यह हुआ था 1999 में किया गया था, और यह किया गया था 2009 में किया कि 10% यानी रिजर्वेशन बढ़ाने का। तो यहां पर क्या है कि यह चीज 95 उसी से कनेक्टिविटी है। अब इसमें क्या है कि यहां पर 10 वर्षों को और बढ़ा दिया गया इसमें, यानी यहां पर यह कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सीट रिजर्वेशन में यहां व्यवस्था किया गया था 79 में। और क्या है यहां पर 95 में क्या है, यहां पर इसमें क्या है कि 10 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया, 10 इयर्स और बढ़ा दिया गया, यहां पर वो बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देख रहे हैं 79, यानी ये बात हो गया 65, 79 और 95, ये एससी एसटी से संबंधित हो गया है। 71 के बारे में बात हो रहा है,
42 संशोधन के बारे में। अब 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया। हम लोग पढ़े थे सिंधी के बारे में बात वगैरह किए थे, 15वां लैंग्वेज वगैरह जुड़ा गया था, उनके बारे में बात किए थे। अब इसमें क्या है कि सिंधी 15वां था, ये 16वां, 17वां, 18वां, मतलब नमक को जोड़ दिया गया। नमक मतलब क्या हो गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी के बारे में 3 लैंग्वेज को ऐड वगैरह किया गया 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट वगैरह में। इसके बाद नमक नेपाली वगैरह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां 74वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 सब्जेक्ट वगैरह क्या है, तो यहां से प्रश्न आता है कि 243 ये पंचायती राज से संबंधित वगैरह है। अब देगा कि पंचायती राज से संबंधित में यानी कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर देगा कि 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायती राज, मतलब कितने वस्तु हैं, तो 29 वस्तुओं के बारे में डिस्कस हो रहा है। स्टेट क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है कि पंचायती राज में कितने के बारे में, कितने फंक्शनल आइटम्स के बारे में डिस्कशन वगैरह किया गया है, तो 29। अब यहां पर बात वगैरह करते हैं क्या, यहां पर पंचायती राज के बारे में। तो सबसे पहले पंचायती राज बलवन राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहां, राजस्थान नागौर में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे। ठीक है, तो यहां से प्रश्न वगैरह आते रहता है। पंचायती राज के गठन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। राजस्थान के नागौर में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब इससे संबंधित वगैरह क्या है कि आर्टिकल 243 तो रहेगा, लेकिन ए से लेकर यानी ओ तक रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग आर्टिकल वगैरह में एक से एक यानी ए से लेकर ओ तक हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। जब आर्टिकल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो समझाएंगे। अब ये क्या है कि किस पार्ट से संबंधित है, तो 9th वगैरह हो गया। शेड्यूल वगैरह कौन सा है, तो शेड्यूल हो गया 11 हो गया। इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को यानी कितना, यानी 33% आरक्षण देने के लिए बात कर रहा है। यानी जो भी मुखिया का चुनाव वगैरह होता है, प्रधान का चुनाव वगैरह होता है, तो महिलाओं को आरक्षण करने के लिए, अभी तो याद कीजिए अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, 106 के बारे में, नारी शक्ति वंदना के बारे में 106 अमेंडमेंट वगैरह किया गया था। इसमें यही किया गया था ना, जैसे ये पंचायत के बारे में कि पंचायत में महिलाओं का रिजर्वेशन किया गया 33.5% वगैरह किया गया, 1/3 वगैरह किया गया। अब यहाँ पर 106 में हम लोग नारी शक्ति वंदना के बारे में बात करेंगे, तो इसमें 33.5% यानी लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यानी प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहां पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं 74वां देखते हैं। 74वां यहां पर है 74 अमेंडमेंट के बारे में, वो पंचायती राज के बारे में बात वगैरह कर रहा है। और यहां पर 93 यानी सेम यानी 24 अप्रैल यहां पर क्या है, यानी एस्टैब्लिशमेंट और चैप्टर ऑन द अर्बन लोकल बॉडी, नगर पालिकाओं के बारे में बात वगैरह हो रहा है। यानी नगर पालिका के संबंध में एक नया भाग, यानी इसके बारे में। तो देखिए यानी 9 भाग के बारे में अगर बात करें तो पंचायती राज, अगर 9 यानी बी ए के बारे में बात किया यानी अमेंडमेंट करके एक नया पालिका यानी न्यायपालिका का गठन किया गया, यानी तो पार्ट क्या है कि 9 है नगर पंचायत के बारे में, और यहां पर क्या है, यहां पर 9A जो है इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात किया है। तो भाग 9 और ए ये भी यहां से प्रश्नोग्राफ करता है। और किस शेड्यूल से संबंधित है, तो शेड्यूल के बारे में यहां पर 12वां शेड्यूल से संबंधित है। नगर पालिका पंचायती 11 है, लेकिन भाग के बाद अगर आता है तो 9 हो गया, ये हो गया 9A हो गया, अमेंडमेंट किया गया। और हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर याद रखिएगा, यानी 1 अप्रैल यहां से 1 अप्रैल को पास किया गया, यानी पार्लियामेंट संसद के द्वारा पास किया गया। लेकिन यहां से अगर प्रश्न अगर आ जाएगा उल्टा पुल्टा कि 1 अप्रैल 2010 को क्या है कि लागू किया गया, यानी इन्फोर्समेंट वगैरह किया गया। तो यहां से भी अगर लागू के अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2010 कर दीजिएगा, अगर पास अगर करें तो 1 अप्रैल 2002 को कीजिएगा। जो भी होगा वो या तो लोकसभा में होगा या तो राज्यसभा में ये बिल पास होगा, संशोधन बिल। किस आर्टिकल के तहत, 368 आर्टिकल के तहत। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार में तीनों आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी आ जाता है, डीपीएसपी भी आ जाता है और फंडामेंटल ड्यूटी भी आ जाता है, यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य भी आ जाता है। अब देखिए तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह समझ लें, तीनों में डिफरेंस समझ लें। यानी क्या, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, आर्टिकल किससे संबंधित है,
यानी 21A से संबंधित है। डीपीएसपी में क्या है, 45 अनुच्छेद से संबंधित है। और इसमें क्या है कि फंडामेंटल यानी जो पहले 10 था और एक और जोड़ दिया गया यानी 11 हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य क्या है। अब इसमें अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या है कि इसमें याद रखिएगा, इस राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा का अधिकार में, कि 6 से 14 वर्ष के होना चाहिए आयु बच्चे का, अनिवार्य और निःशुल्क यानी कंपलसरी और फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे रहना चाहिए। दूसरा क्या है, यानी अनिवार्य यानी कंपलसरी होना चाहिए और फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन डीपीएसपी में क्या बोल रहा है, राइट टू एजुकेशन में, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं शुरुआती में देखभाल करने के लिए, यानी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्टेट यूनियन बोलता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 6 वर्ष से कम, ठीक है ना। जबकि यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी में अगर देखेंगे तो देखिए सेम, जब भी फंडामेंटल आएगा, दोनों में फंडामेंटल आएगा तो एज का सेम रहेगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। लेकिन इसमें क्या है, ड्यूटी का मतलब होता है कि क्या है, कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा होता है। कर्तव्य क्या है, तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चे को की देखभाल करे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, इतना दूर तक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अब जो भी है 89 से लेकर यानी 106 तक जो भी अमेंडमेंट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे यानी 89 अमेंडमेंट 2003 में किया गया, संशोधन किया गया। अब यहां से क्या है, अब 89 के बारे में आ गया था, यानी क्या है 65 SC ST में 65 हो गया, 79, 89 और 95, ये चारों 1 2 3 4 चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, SC और ST से संबंधित वगैरह किया गया। अब इसमें ये कहा गया, यानी ये तो पता ही है 338 किसके बारे में बात हो रहा है, यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में। 338A किसके बारे में बात हो रहा है, यानी शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात। तो अनुच्छेद भी याद करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो बैक बेंचर है उसको 2-3 बार याद करना होता है, जो स्कॉलर है बस एक बार देखने पर ही याद होता है। मैं तो बैक बेंचर हूं, पीछे बैठता, जल्दी याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सोच कर बताना होता है। चलिए यहां पर हम लोग बात वगैरह करते हैं क्या, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट यानी 338 आर्टिकल्स, और नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब यानी 338A आर्टिकल्स। यानी क्या है, एक आयोग होना चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए, है ना, जिसे SC और ST के लिए नेशनल कमीशन के नाम से जाना जाए, है ना। ये क्या है कि यहां पर किया गया था 65 में किया गया था, किसके बारे में कि भैया एक आयोग बनना चाहिए, ठीक है ना, एक आयोग की व्यवस्था होना चाहिए। यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ द ST और नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, इनके बारे में ये किया गया। और इनके बारे में याद रखें 79 और 5 के बारे में क्या है कि 10% रिजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है लोकसभा और विधानसभा में, हाँ यहां से याद रखिएगा। और 65 और 89 में क्या है कि यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात वगैरह कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 97 के बारे में, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 97 कोऑपरेटिव के बारे में बात हो रहा है, यानी 97 अमेंडमेंट 2011 में पारित किया गया, याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए। कोऑपरेटिव यानी क्या है, सहकारी समिति से संबंधित है। इसे क्या है कि संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें मजबूत करने के तौर पर यह अमेंडमेंट किया गया, 97 अमेंडमेंट किया गया था। यानी गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और द प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट्स अ मेट द राइट टू द फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फंडामेंटल राइट्स। यानी किससे संबंधित है, यानी याद रखिएगा ये आर्टिकल यानी 19(9)C है। अब इसको क्या है कि इसको हम लोग नया चीज में ये शामिल कर दिया, आर्टिकल यानी 43B, जो कि क्या है, इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नया आर्टिकल जोड़ा गया यानी 43B, बी मतलब कैपिटल बी यानी संशोधन किया गया, यानी इसमें है ना, इससे संबंधित है, डीपीएससी से संबंधित है। और इसमें प्रश्नों को भी आ जाता है किस भाग से संबंधित है, तो यह याद रखिएगा यानी 9th B। तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, 9th जो A है वो नगर पालिका से संबंधित है। अगर यहां पर पूछ दे के यानी पार्ट जो 9B है तो कोऑपरेटिव से संबंधित है, समझ में आ गया। तो यहां से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं 9 और 9
ये क्या है कि पंचायत से संबंधित है पार्ट, और ये हो गया नगर पालिका से। लेकिन 9 अगर बी अगर पूछ दे तो कोऑपरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव से संबंधित होकर है, यानी गवर्नेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 95 के बारे में तो बात वगैरह करती है, 97 के बारे में बात करती है। अब 99 का चक्कर क्या है, यानी ऐसा संशोधन जिसे निरस्त किया गया, ऐसा संशोधन जिसे निरस्त किया गया, ऐसा पार्ट जिसे निरस्त किया गया। पार्ट में तो आ जाएगा कौन सा पार्ट, यानी 7 पार्ट आ जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट जिसे 99 के चक्कर में यानी क्या किया, तो बता, एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, ठीक है ना। किसके बारे में है, कॉलेजियम के बारे में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के बारे में। क्या कहा गया, द 9th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट वाज द पास बाय द पार्लियामेंट इन द 2014। इसे निरस्त कर दिया गया, यानी कॉलेजियम, यानी प्रश्न अगर आ जाएगा किससे संबंधित यानी है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अपॉइंटमेंट के बारे में अगर आए तो 99 का चक्कर याद रखिएगा, 99 यानी अमेंडमेंट के बारे में, इसी को निरस्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया। अब यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 100 में क्या है कि 215 के बारे में हम लोग बात वगैरह करते हैं। तो 215 यानी रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड यानी बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, भूगोल वगैरह या ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे, तो इससे संबंधित वगैरह 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो 100 याद रखिएगा, 100 एग्रीमेंट के बारे में, 100 अमेंडमेंट के बारे में बात वगैरह होता है, कॉरिडोर बांग्लादेश और इंडिया का। अब यहां से प्रश्न हो, यानी 101 के बारे में देखिए, 1 से लेकर यानी 99, 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू अमेंडमेंट है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर 101 किसके बारे में बात हो रहा है, तो जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात हो रहा है। कब, तो 1 जुलाई 2017 को। ये कौन सा सूची में, कौन सा लिस्ट में है, तो समवर्ती सूची यानी कंक्रीट लिस्ट वगैरह में। अब इससे संबंधित कौन सा याद आया, फिर जीएसटी, यानी जीएसटी को रिकमेंडेशन वगैरह कौन किए थे, तो विजय केलकर किए थे, इन्हीं के रिकमेंडेशन से ये आयोग बैठा था। ये कौन सा टैक्स लगता है, यानी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स वगैरह नहीं है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 अलाउ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट के बारे में, तो दोनों के जीएसटी तो दोनों में लगेगा, यानी क्या सेंट्रल और स्टेट दोनों में लगेगा। लाइक क्या, यानी एक्साइज ड्यूटी हो गया, है ना, ऑकरी टेस्ट वगैरह हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, है ना, एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह हो गया, मनोरंजन कर, यानी क्या है, ऑल सब्स्टिट्यूट बाय द जीएसटी गुड्स एंड टैक्स, है ना, मेकिंग इट द सिंगल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी वगैरह क्या विजय केलकर के द्वारा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर वगैरह माना जाता है। यानी कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 में किया गया था, किससे, किस संबंधित है, यानी अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट से किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, अब जो भी होगा, यानी 99 हो गया, 99 के चक्कर तो याद हो गया, 100 में कॉरिडोर वगैरह हो गया, 101 के क्या बात कर रहे हैं, यानी जीएसटी के बारे में बात है। अब 2 के बारे में बात वगैरह हो रहा है, तो 2 क्या है कि 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास के बारे में बात हो रहा है। तो 202 यानी मंडल आयोग के बारे में, मंडल आयोग यानी ओबीसी के बारे में मंडल आयोग रिकमेंडेशन वगैरह किया था, मंडल आयोग। तो क्या है कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट वगैरह है ना, यानी बैकवर्ड कास्ट है, उनके लिए भी क्या है कि एक नेशनल कमीशन की गठन वगैरह किया गया है। यहां पर हम लोग बात वगैरह किए थे, यानी किसके बारे में बात किए थे, SC ST के बारे में, उनके बारे में। तो वैसे ही क्या है कि दूसरा जो है वो किसके बारे में बात हो रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में बात हो रहा है। यहां पर देखिए 102 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशंस 102nd एक्ट 2018 ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात वगैरह किया जा रहा है। यानी 101 जो संविधान संशोधन है, किसके बारे में बात हो रहा है, तो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास के बारे में बात वगैरह हो रहा है। यहां पर बात हो रहा है, इट ऑल्सो एडेड द आर्टिकल, हाँ ये भी याद रखिएगा किससे संबंधित है, अनुच्छेद 342A यहां पर ऐड किया गया, तो ये भी आप नोट वगैरह कर सकते हैं। which gives the presidents the power to the identify backward class in the each state and the union territory के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, अब तो 99 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 102 हो गया, ठीक है ना। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 103 अमेंडमेंट के बारे में 14 जनवरी 2019 के बारे में बात हो रहा है, यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में 10% रिजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है। इंट्रोड्यूस अ 10% रिजर्वेशन ऑफ द ईडब्ल्यूएस, यानी वीकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो भी जनरल कास्ट वगैरह है, अनरिजर्व है, उनमें जो भी गरीब है उनको 10% रिजर्वेशन देने के लिए, आरक्षण देने के लिए सुविधा वगैरह किया गया। यानी कौन सा? आर्टिकल 103 के बारे में किया गया। क्या बोला गया है कि 103 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा, है ना, 15, यानी अनुच्छेद 15 आर्थिक रूप से, यानी 15 को संशोधित किया गया। यानी किसको संशोधित किया गया? तो आर्टिकल 15 को संशोधित किया है ना, ताकि सरकार को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक फॉर्म से, है ना, कमजोर वर्गों को प्रगति के लिए प्रावधान करने की अनुमति मिल जाए। यानी कौन हो गया? 103 के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 99, 100, 101, 102 और 103 के बारे में, 103 के बारे में, ये तो 99 के चक्कर वगैरह हो गए, 100 में कॉरिडोर वगैरह हो गया, है ना। 101 और 102, 103 के बारे में बात हो रहा है ना। 101 जीएसटी के बारे में बात हो रहा है, जीएसटी के बारे में बात हो रहा है। 102 क्या है कि ओबीसी, मतलब क्या है कि अदर बैकवर्ड कास्ट का एक नेशनल कमीशन वगैरह बनना चाहिए। और यहां पर क्या है? 103 के बारे में अभी डिस्कस वगैरह किए। 103 के बारे में क्या है यहां पर? यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ये इतना, यानी 99 से लेकर यानी 106 तक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह है। अब यहां पर क्या है? 104 के बारे में बात हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ये तो ठीक है, यहां पर 10, है ना, ये क्या है?